हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग इसमें चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल के लेक्चर तक, पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा और वहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज एंड टाइप्स ऑफ प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक, आज जो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग बात करेंगे वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स यानी कि ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित बातें। ठीक, हालांकि अर्थक्वेक्स का पार्ट यहाँ पर काफ़ी छोटा दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ पर हमने अर्थक्वेक को लेकर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहते हैं अर्थक्वेक को डिटेल में पढ़ना तो वहाँ से आप चीज़ों को जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और वोल्केनिज्म के बारे में भी हालांकि उस बुक में वहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन वोल्केनिज्म के बारे में यहाँ पर भी चीज़ें तो है वो सफिशिएंट है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक्स का पार्ट इस बुक में, इस चैप्टर में काफ़ी कम दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग अगर डिटेल में थोड़ा सा उसको पढ़ना चाहते हैं तो वो जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स था, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि काफ़ी सारे लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिल सके और लोगों को इस चैनल के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस कोर्स के बारे में जो है वो पता लग सके। ठीक, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, कंटेंट अगर हेल्पफुल लग रहा है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वगैरह प्रेस जरूर कर लीजिए सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, चैप्टर 3 ऑन वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर यह लिखा गया है कि लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटीज, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटीज से संबंधित किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, देखिए, वोल्केनिक एक्टिविटीज हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अर्थ के लैंडफॉर्म पर इनका काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता है। किसका? वोल्केनिक एक्टिविटीज का। ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल्स मे फाइंड देयर वे टू द सरफेस फ्रॉम सम डीप सीटेड रिजर्वायर्स बीनीथ। क्योंकि जो आपका वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि नीचे, यानी कि सरफेस के नीचे क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, दिस इज योर सरफेस, इसके नीचे यहां पर क्या होगा, इसका कुछ रिजर्वायर होगा। ठीक है, और इस रिजर्वायर से क्या होगा कि कुछ आपका जो मटेरियल होगा, ठीक है, वो मटेरियल यहां से क्या होगा कि बाहर की तरफ को निकलेगा ऐसे। ठीक, फिर इस तरीके से वो फैल जाएगा। सही है ना? तो इस तरीके से आपका जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि डीप सीटेड रिजर्वायर्स से क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल जो है वो बाहर आ सकते हैं सरफेस पर। तो मॉल्टन मैग्मा इज मोबाइल रॉक्स दैट फ्लोज its way into the planes of weakness of the crust to escape quietly or explosive to the surface। यहां पर दो चीजें समझाई गई है। पहली तो यह है कि weakness of the crust, यानी कि जो हमारी ये क्रस्ट है, क्योंकि सरफेस का मतलब क्या है, दिस इज अर्थ क्रस्ट। ठीक, अब ये जो आपका मैग्मा बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए मैग्मा क्या है कि ऐसे कोई एक पॉइंट से बाहर निकले, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कहीं से भी ऐसे करके बाहर निकल सकता है। लेकिन वो इसी पॉइंट से बाहर क्यों निकलेगा, इस पॉइंट से बाहर निकलेगा, इसके पीछे रीजन ये है कि इस एरिया में क्या होगा कि जो अर्थ की क्रस्ट है ये थोड़ा सा क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, अलग अलग वजह से वीक हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स, किसी की वजह से भी जो हो सकता है ये यहाँ से बाहर इसी वजह से निकल सकता है कि जहां पर भी इस तरीके कोई क्रैक वगैरह होंगे वहां से, यानी कि जहां पर जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो वीक हुई है। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज जो समझाई गई है वो ये है कि ये एस्केप कर सकता है या बाहर निकल सकता है, या तो क्वाइट तरीके से यानी कि शांति से, यानी कि ज्यादा इसमें एक्सप्लोजन वगैरह नहीं होगा, और दूसरा है एक्सप्लोजिव तरीके से। तो दोनों ही तरीके हैं इसके बाहर निकलने के लिए। ठीक है, या तो ये क्वाइटली निकल सकता है या फिर एक्सप्लोजिवली निकल सकता है। ठीक, इसके बाद द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी ऑफ द मैग्मा, द टाइप्स ऑफ क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स दैट इट पेनिट्रेट्स एंड द मैनर इन विच इट एस्केप्स टू द सरफेस। ठीक है, अब ये जो बाहर निकल रहा है मैग्मा, इससे कोई लैंडफॉर्म बनेगा। ठीक है, और वो लैंडफॉर्म कौन सा बनेगा, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म, वो किस पर डिपेंड करेगा कि जो मैग्मा की फ्लूइडिटी है, यानी कि मतलब वो कितना ज्यादा बह सकता है,
फ्लूइड, फ्लूइड से वर्ड निकला है। फ्लूइड मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, ठीक है। आप ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए फ्लूइड की इतनी भाषा काफी है, इतनी समझ काफी है कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड बेसिकली इसकी जितनी भी ज्यादा फ्लूइडिटी होगी, यानी कि जितना ये बह सकता है और इसकी जितनी भी स्ट्रेंथ होगी, उसी के आधार पर जो है क्या बनेंगे, हमारे लैंडफॉर्म्स बनेंगे, ठीक। और बाकी है कि द टाइप्स ऑफ क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स दैट इट पेनिट्रेट्स एंड द मैनर इन विच इट एस्केप्स आउट ऑफ द सरफेस, और किस तरीके से ये सरफेस से बाहर निकलता है, एस्केप करता है, उसके आधार पर भी रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे, ठीक। मैग्मा while thrusting its way up to the surface may cool and solidified within the crust as plutonic rocks resulting in intrusive landforms, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपका जो सरफेस है, ठीक है, मैग्मा सरफेस के अंदर से आ रहा है और मान लीजिए वो सरफेस के ऊपर पहुंचने से पहले ही या सरफेस तक पहुंचने से पहले ही अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक। अगर इस तरीके का होता है तो वहां पर से जो रॉक्स बनेंगे दैट आर नोन एज योर प्लूटोनिक रॉक्स, या जो इस तरीके के लैंडफॉर्म्स उनको बोला जाता है इंट्रूसिव, ठीक है। इस वर्ड से आप याद रखेंगे IN, ठीक है। IN का मतलब है इन का मतलब है कि सरफेस के अंदर, ठीक है, सरफेस के इंटीरियर में जो है ये सॉलिडिफाई हो रहे हैं, दे आर नोन एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक। इसके बाद दूसरा है कि मैग्मास दैट रीच द सरफेस एंड सॉलिडिफाई, यानी कि जो मैग्मा सरफेस पर पहुंचता है और उसके बाद सॉलिडिफाई हो रहा है, तो दैट इज नोन एज योर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक। रॉक्स फॉर्म्ड आइदर बाय प्लूटोनिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यहां पर ये जो चीज लिखी गई है, मतलब बेसिकली यहां पर एक वर्ड मुझे लग रहा है कि मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि प्लूटोनिक का मतलब क्या हो गया कि जो अंदर बन रहे हैं, यहां पर एक वर्ड होना चाहिए था कि एक्सट्रूसिव तरीके से जो बन रहे हैं, मतलब लैंडफॉर्म्स जो भी बन रहे हैं, इससे जो भी रॉक्स वगैरह बनेंगे, वो चाहे सरफेस के अंदर बने चाहे सरफेस के बाहर बने, वो कैसे होंगे, दे विल बी इग्नियस, क्योंकि इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज से संबंधित जो भी रॉक्स बनते हैं उस तरीके से वो कौन से होते हैं, इग्नियस रॉक। अब इसमें देखिए कि जो इग्नियस इंट्रूजन्स बन रहे हैं, यानी कि इंट्रूजन्स का मतलब क्या है, जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है, यानी कि सरफेस के नीचे, ठीक है, वो कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो आगे दिया गया चैप्टर में, ठीक है ना। फिलहाल इसको देखते हैं, लैंडफॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन्स। परहैप्स द कॉमनेस्ट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर सिल्स एंड डाइक्स, ठीक है। ये दो जो है सबसे ज्यादा कॉमन है, वन इज योर सिल्स एंड द अदर वन इज डाइक्स, ठीक है। क्या है ये नीचे फिगर में दिखाया गया है, फिलहाल यहां पर पढ़ते हैं। व्हेन एन इंट्रूजन ऑफ मॉल्टन मैग्मा इज मेड horizontally along the bedding planes of sedimentary rocks, the resultant intrusion is called a sill, ठीक है। यहां पर वर्ड दिया गया है हॉरिजॉन्टल। आई होप कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है ये बिल्कुल क्लियरली पता होगा, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को मैं जानता हूं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मेरी पहचान में रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज शर्माइएगा मत, ठीक है, अपना डाउट जो है वो दूर कीजिएगा। दिस इज V, दिस इज H, ठीक। H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल। ध्यान रखिएगा इस तरीके की जो लाइंस है दे आर हॉरिजॉन्टल, और ये जो ऐसी लाइंस है दीज आर वर्टिकल, ठीक। तो जो मॉल्टन मैग्मा जब हॉरिजॉन्टली बन रहा है, उससे जो हमारा इंट्रूजन बन रहा है उसको बोला जाता है सिल, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको नीचे फिगर में दिखाया गया है, दिस इज योर सिल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर एक किस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना हुआ है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ठीक है, दिस इज सिल, ठीक। इसके बाद इसमें क्या लिखा गया है कि डिन्यूडेशन ऑफ द ओवरलाइंग सेडिमेंट्री स्ट्रेटा विल एक्सपोज द इंट्रूजन व्हिच विल रिजेंबल अ लावा फ्लो और फॉर्म अ बोल्ड एस्कारपमेंट लाइक द ग्रेट विंड सिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, ठीक। यानी कि इसके ऊपर का जो ओवरलाइंग सेडिमेंट्री स्ट्राटा है, स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर, ठीक। सेडिमेंट्री जो लेयर है, इसके ऊपर की जो लेयर है, अगर ये लेयर हटेगी, ठीक है, मतलब बात कर रहे हैं हम, अगर ये इसके ऊपर जितनी भी लेयर है, अगर ये लेयर हटेगी तभी जाके हमें ये जो सिल है वो दिखाई देगा, ठीक है, समझ गए इस बात को। इसके बाद क्या है, अगला जो सिमिलर इंट्रूजन्स है, व्हेन इंजेक्टेड वर्टिकली। अब ये जो वर्टिकल हो रहा है उसको बोला जाता है डाइक्स, ठीक है, वर्टिकली एज नैरो वॉल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स विद इन दी सेडिमेंट्री लेयर्स आर कॉल्ड डाइक्स। यहां पर आपको सबसे बड़ी चीज ध्यान ये रखनी है कि जितने भी ये लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, दीज आर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है, यानी कि ये सरफेस से नीचे है, सरफेस से ऊपर कोई भी बाहर नहीं है, सरफेस के ऊपर या सरफेस के बाहर जो है कोई भी नहीं है, सारे के सारे सरफेस के अंदर है, सरफेस के नीचे है, ठीक। हॉरिजॉन्टल है तो वो सिल है और वर्टिकल है तो वो डाइक्स है,
ठीक, यहां पर आप इसको देख सकते हैं फिगर में, दिस इज योर ऑलमोस्ट वर्टिकल, मैं कहूंगा ये है डाइक। ठीक, ये आप समझ गए। सिल देखिए यहां पर भी दिखाया गया है, दिस इज ऑल्सो अ सिल, हॉरिजॉन्टल जो भी है वो सिल होगा, ठीक, और वर्टिकल जो भी होगा दैट विल बी डाइक। यहां पर भी आप देख सकते हैं दिस इज डाइक, ये भी है, दिस इज ऑल्सो डाइक, ये सारे के सारे डाइक्स हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, बिकॉज ऑफ देयर नैरोनेस डाइक्स सेल्डम डोमिनेट द लैंडस्केप, क्योंकि ये काफी क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक, तो इसलिए ये लैंडस्केप को डोमिनेट नहीं कर पाते। When exposed to denudation, they may appear as upstanding walls or shallow trenches, depending upon whether they are more or less resistant than the rocks in which they are emplaced. ठीक है, कि जब अगर वही बात है कि जब इनके आसपास की जो जमीन है अगर वो हटती है, वो डिन्यूड होती है, तो ये दिखाई देंगे किस तरीके से, अपस्टैंडिंग वॉल्स की तरह, क्योंकि पतले से है तो ये इस तरीके के वॉल्स की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे करके ये वॉल्स के फॉर्म में जो है दिखाई दे सकते हैं। ठीक, या फिर शैलो ट्रेंचेस के फॉर्म में दिखाई देंगे। डिपेंड करता है कि जिस रॉक्स में ये है, जिस रॉक्स में ये प्रेजेंट है, वो ज्यादा इनसे रेजिस्टेंट है या उनसे कम रेजिस्टेंट है। ठीक, एग्जांपल्स ऑफ डाइक्स यहां पर दिए गए हैं, दैट इज योर क्लीवलैंड डाइक ऑफ यॉर्कशायर, इंग्लैंड, एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर्स इन द आइल्स ऑफ म्यूल एंड अरान इन स्कॉटलैंड। ठीक, अ लार्ज वेरी रेजिस्टेंट डाइक ऑफ क्वार्ट्जाइट फॉर्म्स अ लॉन्ग रिज टू द नॉर्थ ऑफ कुआलालंपुर। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद और देखेंगे, igneous intrusions on a larger scale are the various types of liths। कौन कौन से हैं, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ एंड बैथोलिथ। ठीक है, चार टाइप के लिथ्स हैं, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ एंड बैथोलिथ्स। यहां पर देखिए इन्होंने खुद भी बोला है कि द नेम्स मे साउंड डिफिकल्ट, दे आर इन फैक्ट। ठीक है, ये नाम जो है आपको पढ़ने में, सुनने में काफी डिफिकल्ट से लग रहे होंगे, और वाकई में ये है भी, थोड़ा कंफ्यूजिंग से भी आपको ऐसे पढ़ने में लग सकते हैं। लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ एंड बैथोलिथ। ठीक है, ऑल वेरिएशंस ऑफ इग्नियस इंट्रूजन्स प्लेस्ड डिफरेंटली इन द अर्थ क्रस्ट एंड सॉलिडिफाइंग विद इन द अपर लेयर्स ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला बात करेंगे लेकोलिथ की। लेकोलिथ इज अ लार्ज ब्लिस्टर और इग्नियस माउंड विद अ डोम शेप्ड अपर सरफेस एंड अ लेवल बेस फेड बाय अ पाइप लाइक कंडुइट फ्रॉम बिलो। ठीक है, बहुत आसान है, समझने में बहुत ज्यादा आसान है। ये देखिए डोम शेप का है, ठीक है, डोम शेप का है, बेस कैसा है, फ्लैट है, और नीचे से पाइप लाइक कंडुइट से इसको फ्लो मिल रहा है, तो दिस इज योर लेकोलिथ। बहुत ही आसान समझने के लिए। ठीक, इट आर्चेस अप द ओवरलाइंग स्ट्रेटा ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, एग्जांपल द लेकोलिथ्स ऑफ द हेनरी माउंटेन्स इन उटाह, यूएसए। ठीक, अगला है लोपोलिथ। लोपोलिथ इज अनदर वेराइटी ऑफ इग्नियस इंट्रूजन्स विद अ सॉसर शेप। ठीक, सॉसर के शेप का है ये। सॉसर मतलब जो प्लेट होती है, कप प्लेट आपने देखा है, कप एंड सॉसर जिसको बोलते हैं, उसमें जो सॉसर होता है, जो प्लेट होती है, उसकी तरह का शेप है इसका। ठीक, दिस इज लाइक दिस। अ शैलो बेसिन इज फॉर्म्ड इन द मिडस्ट ऑफ अ कंट्री रॉक्स। द बुशवेल्ड, लोपोलिथ ऑफ ट्रांसवाल, साउथ अफ्रीका आर गुड एग्जांपल्स। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद अगला है फैकोलिथ। फैकोलिथ इज अ लेंस शेप्ड मास ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑक्यूपाइंग द क्रेस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और द बॉटम ऑफ द सिंक्लाइन एंड बीइंग फेड बाय अ कंडुइट फ्रॉम बीनीथ। एग्जांपल के तौर पे दिया गया है फैकोलिथ इन कॉन्डन हिल इन श्रोपशायर, इंग्लैंड। ठीक है, श्रोपशायर इंग्लैंड में जो कॉन्डन हिल्स है वो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर इसको देख सकते हैं। लेंस के शेप का है, लेंस का शेप कैसा होता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इस तरीके का कुछ। ठीक है, या फिर इस तरीके का। ठीक है, तो यही चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो ये नीचे की तरफ से पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर ट्रफ, या आप कह सकते हैं कि जो सिंक्लाइन होता है वो। ठीक, और ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये क्या होता है, दिस इज योर एंटीक्लाइन, जो क्रेस्ट होता है एंटीक्लाइन। ठीक, वहां पर ये लेंस शेप में बनते हैं, और ध्यान यही रखना है कि इनको भी जो फीड मिल रही है वो नीचे से ही मिल रही है, फ्रॉम बीनीथ। तो ठीक है, दे आर नोन एज फैकोलिथ। ठीक, इसके बाद जो लास्ट वाला है दैट इज योर बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ इज अ ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक्स, यूजुअली ग्रेनाइट। ठीक, which after removal of the overlying rocks forms a massive and resistant upland region such as the Wicklow Mountains of Ireland, the uplands of Brittany, France and the main range of West Malaysia। ठीक, यहां पर आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से है ये देखिए पूरा का पूरा जो नीचे है ये है बैथोलिथ। ठीक,
रॉक्स यहां पर जनरली जो पाया जाएगा दैट इज योर ग्रेनाइट, यानी कि ये ग्रेनाइटिक ओरिजिन का है, ठीक है। Their precise mode of origin is still a matter of controversy. It is generally believed that large masses of magma rising upwards metamorphed the country rocks with which they came into contact. ठीक है, ये मतलब इनका जो आप कह सकते हैं जो मोड ऑफ ओरिजिन है वो अभी भी उस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, विवाद है। मतलब प्रिसाइज तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं जो आपके बैथोलिथ हैं, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि जो लार्ज मासेस ऑफ मैग्मा है जो ऊपर की तरफ को जा रहा है, उसने क्या किया है कि जो कंट्री रॉक्स हैं, कंट्री रॉक्स मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर इसके यहां पर, ठीक है, जो एक कंट्री रॉक्स है इसको इसने क्या किया है मेटामॉर्फ्ड। मेटामॉर्फ्ड का मतलब है कि ये जो बैथोलिथ से हीट वगैरह मिल रही है उसकी वजह से इसमें मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस हुई है, ठीक है। आगे दीज मेटामॉर्फ्ड रॉक्स टुगेदर विद द सॉलिडिफाइड मैग्मा गिव्स राइज टू एक्सटेंसिव बैथोलिथ्स, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो मेटामॉर्फ्ड रॉक्स हैं वो और सॉलिडिफाइड मैग्मा ने मिलके क्या बनाया है बैथोलिथ, ठीक है। समटाइम्स 100 ऑफ माइल्स इन एक्सटेंट, कभी कभी ये 100 ऑफ माइल्स जितना बड़ा भी होता है। एंड दे आर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, सबसे बड़ा, जो बड़ा भी कह सकते हैं स्पेक्टेकुलर भी कह सकते हैं, वो कौन सा है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में अगर आप बात करें तो दैट इज योर बैथोलिथ, ठीक। तो समझ गए आप सिल्स क्या होता है, डाइक्स क्या है, लैकोलिथ क्या है, लोपोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है और बैथोलिथ क्या है, ठीक है। ये 6 टाइप के हमने यहां पर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है वो पढ़ लिए, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ वॉल्केनोज को लेकर। देखिए ओरिजिन ऑफ वॉल्केनोज में क्या है कि द एंशिएंट ग्रीक्स बिलीव्ड दैट वॉल्केनिक इरप्शंस अकर्ड व्हेन वुल्कान दैट इज द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड मतलब वो वाला अंडरवर्ल्ड नहीं, ठीक है, डॉन वाला अंडरवर्ल्ड नहीं है ये। अंडरवर्ल्ड का मतलब है कि धरती के अंदर, ठीक। stoked his subterranean furnace beneath volcano, a small volcanic island of Sicily from which the present word volcano is arrived, ठीक। मतलब पहले से इस तरीके का माना जाता था, ये एक कहानी है, ठीक है, कि जो अंडरवर्ल्ड के गॉड हुआ करते थे उन्होंने जब अपना फर्नेस जो है वो नीचे से जलाया था, ठीक है, कहां पर, एक आइलैंड है दैट इज वुल्केनो, ठीक है, एक वुल्केनो एक वॉल्केनिक आइलैंड है सिसिली के पास। सिसिली इज अ प्लेस इन इटली, ठीक है, ये इटली का एक आइलैंड है। वहां पर जब इन्होंने नीचे से अपना फर्नेस जलाया तो वहां से जो चीज निकली है दैट इज योर वॉल्केनो। मतलब पुराने जो ग्रीक्स थे वो ये मानते थे, लेकिन ये बात हमें पता है कि दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। जियोलॉजिस्ट एंड वोल्केनोलॉजिस्ट हैव ascertained that volcanic activity is closely connected with crustal disturbances। जो क्रस्ट है हमारी अर्थ की उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से ये पैदा होते हैं। क्या चीज पैदा होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है, वॉल्केनो जो है वो इसकी वजह से पैदा होते हैं। एंड पर्टिकुलरली वेयर देयर आर जोन्स ऑफ वीकनेस ड्यू टू डीप फॉल्टिंग और माउंटेन फोल्डिंग, ठीक है, जहां पर हमारे जोन्स क्या है, वीकनेस यानी कि कमजोर जोन्स है, जहां पर हमारी फॉल्टिंग हुई है, जहां पर माउंटेन्स की फोल्डिंग हुई है। फॉल्टिंग ऑफ माउंटेन्स क्या है या फॉल्ट्स क्या होते हैं, फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स क्या है, फोल्ड माउंटेन्स क्या है, ये हम सारा का सारा जो है पिछले लेक्चर में हमारे चैप्टर 2 में जो है वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अगर वो नहीं पढ़ा है, अगर मिस हो गया है, तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके चैप्टर 2 को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ बिलो द अर्थ्स क्रस्ट at an average rate of about 1 degree Fahrenheit for every 65 feet of descent, the interior of the earth can be expected to be in semi-molten state comprising solid, liquid and gaseous materials collectively termed as magma। यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से, जो सतह है उससे नीचे की तरफ को जा रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, तापमान जो है वो बढ़ेगा। और बढ़ने का रेट कितना है कि हर 65 फीट नीचे जाने पे, ठीक है, 65 फीट नीचे जाने पे टेम्परेचर जो है वो लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा होगा, वो सेमी मोल्टन स्टेट में होगा। यानी कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरीके से जो कह सकते हैं आप लिक्विड भी नहीं है, सेमी मोल्टन स्टेट में है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मटेरियल्स होंगे, जिनको बोला जाएगा मैग्मा, ठीक। मैग्मा इज हेविली चार्ज्ड विद गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, sulfurated hydrogen and small proportions of nitrogen, chlorine and other volatile substances। मैग्मा में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कौन कौन सी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन जिसमें सल्फर है कह सकते हैं आप, ठीक है, और बाकी इसमें छोटे मोटे प्रोपोर्शंस में, थोड़ा बहुत प्रोपोर्शंस में
नाइट्रोजन, क्लोरीन और अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है। द गैसेज एंड वेपर इंक्रीज द मोबिलिटी एंड एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द लावाज विच आर एमिटेड थ्रू द ओरिफिस और वेंट ऑफ अ वोल्केनो ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, जो गैसेज और जो वेपर हैं वो क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द मोबिलिटी और एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द लावा, यानी कि वो एक तो ज्यादा उसको मोबाइल हो जाएगा, यानी कि उसका मूवमेंट जो है वो ज्यादा होगा, और उससे क्या है कि उसका जो एक्सप्लोसिवनेस है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर आपके गैसेज और वेपर्स प्रेजेंट है उसमें तो। ठीक, और जब वो हमारे वेंट से बाहर निकलेगा वो तब चीजें जो है पता लगेंगी। दो टाइप के बेसिकली यहां पर लावास दिए गए हैं। सबसे पहला है बेसिक लावास। बेसिक लावास क्या है, दे आर दी हॉटेस्ट लावास, ये सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एंड आर हाईली फ्लूइड। हाईली फ्लूइड का मतलब है कि ये ज्यादा बह सकते हैं। ठीक है, दे कैन फ्लो, लार्जली फ्लो। ठीक, दे आर डार्क कलर्ड लाइक बसाल्ट, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका। अब यहां पर देखिए, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप लोग अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप इन चीजों को बड़े शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपने बेसिक लावास लिखा, आपको सीधे सीधे एक वर्ड लिखना है, दे आर दी हॉटेस्ट लावास, उसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेम्परेचर। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक में आप लिखेंगे दे आर हाईली फ्लूइड। कलर्ड लिख सकते हैं डार्क कलर्ड लाइक बसाल्ट। किस में रिच है, आयरन एंड मैग्नीशियम, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम एंड पुअर इन सिलिका। ठीक, एज दे आर पोर्ड आउट ऑफ द वोल्केनो दे फ्लो क्वाइटली एंड आर नॉट वेरी एक्सप्लोसिव। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है, पहली बात। और दूसरा इनकी बात है कि ये फ्लूइडिटी इनमें ज्यादा होती है, तो दे फ्लो रेडिली विद अ स्पीड ऑफ 10 to 30 माइल्स पर आवर। अब जैसे ही आपने ऊपर लिखा है हाई फ्लूइडिटी, उसके आगे आप ब्रैकेट में इसकी स्पीड लिख सकते हैं 10 से 30 माइल्स पर आवर। ठीक, दे इफेक्ट एक्सटेंसिव एरियाज स्प्रेडिंग आउट एज थिन शीट्स ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस बिफोर दे सॉलिडिफाई। ये तो सीधी सी बात है कि फ्लूइडिटी अगर इनकी ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक जो है फ्लो कर सकते हैं, सॉलिडिफाई होंगे, सॉलिडिफाई होने से पहले ये ज्यादा दूर तक फ्लो कर सकते हैं। अब ज्यादा दूर तक अगर ये फ्लो करेंगे तो इनसे जो लैंडफॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, वो पतली शीट्स के फॉर्म में बनेगा, वो ज्यादा थिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर देखिए मटेरियल जितना भी निकल रहा है अगर वो एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हो जाएगा तो वहां पर फिर जो चीज बनेगी वो मोटी बनेगी, थिक बनेगी। लेकिन अगर वो ज्यादा दूर तक फैल रहा है तो उससे क्या होगा कि एरिया ज्यादा कवर्ड होगा लेकिन थिकनेस जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि ये एक्सटेंसिव एरियाज को इफेक्ट करते हैं, यानी कि जो एरिया है वो बड़ा है। ठीक, और थिन शीट्स के फॉर्म में है ये। ठीक, ओवर ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर दे सॉलिडिफाई, यानी कि सॉलिडिफाई होने से पहले। द रिजल्टेंट वॉल्केनो इज ग्रेटली स्लोपिंग विद अ वाइड डायमीटर एंड फॉर्म्स अ फ्लैटेंड शील्ड और डोम। ठीक है, इसका जो शील्ड या जो डोम है वो कैसा होगा, फ्लैट। ठीक, वो फ्लैट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से ये बाहर निकल के काफी लंबे समय तक, मतलब लंबी दूरी तक जो है ये फैल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है, ये तो बेसिक था, दूसरा है एसिडिक लावा। एसिड लावा क्या है कि दीज लावाज आर हाईली विस्कस। ठीक है, विस्कोसिटी को जो है आप कह सकते हैं गाढ़ा, यानी कि जो ज्यादा आप कह सकते हैं कि सॉलिड की तरफ को ज्यादा है। ठीक है, जैसे वहां पर हमने बात की थी कि फ्लूइडिटी ज्यादा है, तो फ्लूइड से आप समझ सकते हैं कि उसमें जो लिक्विड का टेंडेंसी है, क्योंकि फ्लो जो करना है, फ्लो करना किसकी टेंडेंसी होती है, लिक्विड की। तो आप कह सकते हैं कि जिसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है यानी कि वो लिक्विड की तरफ को ज्यादा रिजेंबल करता है। ठीक, और जो विस्कस ज्यादा है उसमें क्या है कि फ्लूइडिटी कम होगी, यानी कि वो सॉलिड की तरफ को ज्यादा रिजेंबल करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये है, हाईली विस्कस है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, कलर्ड इनका लाइट है, लो डेंसिटी है एंड हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। वहां पर हमने देखा था कि परसेंटेज ऑफ सिलिका कम थी बेसिक लावास में, यहां पर सिलिका की परसेंटेज जो है ज्यादा है। अब ये विस्कस ज्यादा है तो ये फ्लो कैसे करेंगे, हल्के फ्लो करेंगे, दे विल फ्लो स्लोली एंड सेल्डम ट्रेवल फार बिफोर सॉलिडिफाइंग। अब सीधी बात है, अगर ये जो है हल्के फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि विस्कस ज्यादा है, फ्लूइडिटी इनकी कम होगी, तो ये ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, ये छोटे से एरिया में फ्लो करेंगे और जल्दी से क्या होंगे, दे विल सॉलिडिफाई। ठीक है, द रिजल्टेंट कोन इज देयरफॉर स्टीप साइडेड, इसीलिए इनका जो कोन बनेगा वो कैसा बनेगा, उसकी साइड कैसी होंगी, स्टीप होंगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर तो क्या हो रहा था पिछले केस में कि वो ज्यादा दूर तक फैल जा रहा था, तो वहां पर थिन शीट्स बन रही थी, एक्सटेंसिव एरियाज को वो कवर कर रहा था, यानी कि एरिया बड़ा था, लेकिन जो शीट्स बन रही थी वो पतली थी, थिन शीट्स थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जो आपका लैंडफॉर्म बनेगा उसकी थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा होगी, एरिया वो कम कवर करेगा और जो साइड्स बनेंगी वो स्टीप होंगी। ठीक, द रैपिड
congealing of lava in the vent obstructs the flow of outpouring lava, resulting in loud explosions, throwing out many volcanic bombs or pyroclast. Rapid congealing, congealing का मतलब होता है कि सेमी सॉलिड बनना, क्योंकि जैसे जैसे इसमें पता है आपको कि फ्लूइडिटी इसकी कम है और विस्कोसिटी ज्यादा है, तो जैसे जैसे ये लावा बाहर निकलेगा, जो वेंट का मतलब है जहां से लावा बाहर निकल रहा है, ठीक, तो लावा जहां से बाहर निकलेगा वो क्या होगा कि जल्दी से क्या हो रहा है, वो फ्लूइडिटी उसकी कम है तो वो जल्दी से ठंडा हो जा रहा है, ठीक, और ठंडा हो रहा है तो सेमी सॉलिड बन जा रहा है एकदम से। तो उसकी वजह से क्या है कि जो वेंट है, वेंट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो आउटपोरिंग लावा है उसको पूरी तरीके से क्या हो रहा है कि जगह बाहर निकलने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है वो ये जो कंजीलिंग लावा है, कंजीलिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि सेमी सॉलिड बनना, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बीइंग कूल्ड, क्योंकि जल्दी से ठंडा हो जाएगा ये, ठीक। तो उसकी वजह से क्या है कि उसको जो अंदर से लावा बाहर आ रहा है उसको पूरी तरीके से जगह मिल नहीं पाएगी, और जगह अगर नहीं मिलेगी तो उससे क्या है कि वहां पर क्या होंगे, एक्सप्लोजन्स, धमाके होंगे, ठीक है। और धमाके होने से क्या है कि कुछ इसमें पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट बेसिकली आपके जो वॉल्केनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो वहां से बाहर निकलेंगे, कुछ वॉल्केनिक बॉम्ब्स वगैरह जो है वो बाहर निकलेंगे, ठीक। समटाइम्स द लावास आर सो विस्कस दैट दे फॉर्म अ स्पाइन और प्लग एट द क्रेटर लाइक दैट ऑफ माउंट पेली इन मार्टिनिक, ठीक है। कभी कभी ये इतना ज्यादा जो है विस्कस होता है कि इस तरीके से जो यहां से वेंट से बाहर निकल रहा है तो वहां पर इस तरीके का क्या बना देता है, पीक सा बना देता है, ठीक है। पीक क्या कह सकते हैं, स्पाइन और प्लग, ठीक है। एंड सम स्पाइन्स आर वेरी रेजिस्टेंट, एंड व्हाइल मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर वेरी ओल्ड वॉल्केनोज इज रिमूव्ड बाय इरोजन, द स्पाइन में रिमेन। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में दिया गया है पाई डी डोम ऑफ फ्रांस, ठीक है। मतलब पहली बात तो यह है कि आपका जो ये बना स्पाइन बना या प्लग बना है, ठीक है, ये क्यों बना है, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है, इस वजह से। एग्जांपल दिया गया है माउंट पेली इन मार्टिनिक, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज ये दी गई है कि कभी कभी ये स्पाइन्स जो है इतने ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कि इनके आसपास का जितना भी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कोई पुराना यहाँ पर माउंटेन है, वेरी ओल्ड वॉल्केनो है, तो इसका जो ये वाला मटेरियल है ये क्या हो गया, ये सारा का सारा मटेरियल रिमूव हो गया है, दिस इज रिमूव्ड बाय इरोजन। लेकिन ये जो प्लग या स्पाइन है ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल का बना हुआ है कि ये इरोड नहीं हो रहा है, तो इसी तरीके से यहां पर रहेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे दिया गया है फ्रांस में पाई डी डोम, ठीक। चलिए इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज यहां पर दिए गए हैं, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, बाकी फिर हम इसका जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में दिया गया है कि 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज होती हैं, पहली है एक्टिव, दूसरी है डोरमेंट और तीसरी है एक्सटिंक्ट, ठीक। देखिए वॉल्केनोज को एक्टिव कब बोला जाता है, व्हेन दे फ्रीक्वेंटली इरप्ट और एटलीस्ट व्हेन दे हैव इरप्टेड विद इन रिसेंट टाइम, ठीक। यानी कि या तो उनमें से क्या है कि वो फ्रीक्वेंटली इरप्ट हुई हो, ठीक है, मतलब या तो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होती रहती हो, बीच बीच में कभी भी उनसे वॉल्केनिक इरप्शंस होता रहता है, और या फिर वो पास्ट में कुछ रिसेंट टाइम पहले ही उनसे इरप्शंस हुआ हो। तो इस तरीके की अगर कोई भी वॉल्केनो है तो उसको बोला जाएगा एक्टिव वॉल्केनो, ठीक। Those that have been known to erupt and show the signs of possible eruptions in the future are described as dormant, ठीक है। मतलब जो पहले इरप्ट हुई है, ठीक, जो पहले इरप्ट हुई है और जिनमें इस तरीके के कुछ साइंस वगैरह पाए जाते हैं कि ये फ्यूचर में फिर से इनसे इरप्शन हो सकता है, मतलब अभी नहीं हो रहा है लेकिन पहले हुआ है और बाद में भी हो सकता है, तो वहां पर उनको बोला जाता है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हैं दे आर इन अ स्लीपिंग कंडीशन, ठीक है, मतलब अभी ये स्लीपिंग कंडीशन में है, खत्म नहीं है लेकिन सो रहे हैं, ठीक। मतलब पहले इनमें से इरप्शन हुआ है, आगे जाके फिर से इनमें इरप्शन हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, तो दे आर नोन एज डोरमेंट। जिनमें से एक्टिवली जो है मतलब फ्रीक्वेंटली कहें या एक्टिवली कहें इन द रिसेंट टाइम्स इरप्शंस हो रहा है, दैट इज नोन एज योर एक्टिव वॉल्केनो, ठीक। इसके बाद volcanoes that have not erupted at all in historic times but retain the features of volcanoes are termed as extinct, ठीक है, कि जिसमें से क्या है कि अगर हम समझें कि हिस्टोरिक टाइम्स में, यानी कि इसमें से कभी भी इरप्शंस नहीं हुआ है लेकिन इनमें कुछ फीचर्स इस तरीके के हैं, वॉल्केनो वाले फीचर्स तो हैं लेकिन वहां पर इरप्शन एज सच कभी नहीं हुआ है, तो उनको हम कहेंगे कि वो एक्सटिंक्ट है, यानी कि वो कभी हो सकता है कि बहुत समय पहले उनमें से इरप्शन वगैरह हुआ हो, क्योंकि हमें वहां पर इस तरीके का मान लीजिए मटेरियल वगैरह जो लैंडफॉर्म वगैरह बना है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कभी यहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ होगा, लेकिन आज की डेट में नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे इस तरीके के वॉल्केनोस को एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ऑल वॉल्केनोस पास थ्रू एक्टिव
dormant and extinct stages, but we can never be thoroughly sure when they are extinct। ठीक है, कि हर जो वॉल्केनो है वो इन 3 स्टेजेस से पास करते हैं, कि कभी वो एक्टिव है, हो सकता है वो कुछ टाइम के बाद फिर डॉर्मेंट हो जाए, और हो सकता है कि उसके बाद फिर काफी टाइम के बाद वो जाके एक्सटिंक्ट भी हो जाए। ठीक है, ये तो हो सकता है, लेकिन ये कह पाना पूरी तरीके से श्योरिटी से मुश्किल है कि ये कब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया गया है माउंट वेसुवियस एंड माउंट क्रैकटाउ वर वंस थॉट बाय पीपल टू बी एक्सटिंक्ट एंड येट बोथ इरप्टेड मोस्ट वायलेंटली। ठीक है, मतलब ये जो 2 माउंटेन दिए गए हैं वेसुवियस एंड क्रैकटाउ, लोगों को ये लगता था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहां पर काफी टाइम से क्या था कि जो इरप्शन है वो नहीं होता था, तो लोगों को लगता था कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये एकदम से फिर से वायलेंटली इरप्ट हो गए। तो वही बात है कि तीनों स्टेज से जो है वॉल्केनोस पास करते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, लेकिन श्योरिटी से ये कह पाना मुश्किल है कि कब कोई भी वॉल्केनो जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज योर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब एक्सट्रूसिव का मतलब आप समझ सकते हैं जो लैंडफॉर्म्स हमारे सरफेस के ऊपर बनेंगे, क्योंकि सरफेस से अंदर बनने वालों को क्या बोला जाता है, इंट्रूसिव। ठीक है, जो बाहर बनेंगे दैट विल बी एक्सट्रूसिव। इसको अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कोर्स के बारे में, इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल के बारे में पता लग सके। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपको कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन याद से प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपके मिस ना हो। ठीक है, बाकी अपने कमेंट्स वगैरह जरूर करते रहिएगा ताकि मैं पता लगे कि आप हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट जरूर करें, अपने फीडबैक्स वगैरह भी आप देना हमें ना भूलें, ताकि उनके आधार पर जो है हम आगे आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे कि कुछ इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत होगी या कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होगा तो वो जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। ठीक है, ये ओकुल की हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है ऑफिशियल। इस पर आप लोग कोई भी, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पूरे के पूरे कोर्स का जो फुल कोर्स है, इस बुक का जो कोर्स चल रहा है उसका जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, दैट इज okul.co। ठीक है, उसका जो लिंक है, डायरेक्ट कोर्स का लिंक, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। काफी नॉमिनल रेट्स में अभी ये कोर्स अवेलेबल है, और जैसे जैसे इसमें कंटेंट ऐड होता जाएगा इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं वो मिलेंगे, प्लस आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज क्विजेस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है, अगर आप लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के साथ एक मोबाइल नंबर शेयर करूंगा, दैट इज योर व्हाट्सएप नंबर, कि अगर आपको मान लीजिए कभी भी कोई तकलीफ होती है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर, कभी आपको मान लीजिए कोर्स वगैरह को लेकर किसी भी चीज को कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द नंबर इज 9498086380। ठीक है, हालांकि ये हेल्प डेस्क का नंबर है, तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्निकल क्वेरीज ही पूछें। टेक्निकल क्वेरीज का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने कभी कोई कोर्स परचेस किया है, ठीक है, आपका पैसा डिडक्ट हो गया है, लेकिन आप लोगों को कोर्स की एक्सेस नहीं मिल रही है, या आपको कोर्स किस तरीके से परचेस करना है, आप पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक्निकल क्वेरी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई कंटेंट संबंधी कोई डिस्कशन करना है, कुछ चीज पूछनी है या कुछ चीज जाननी है, तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे और वहां के थ्रू आप लोग चीजें जो है वो पूछेंगे। ठीक है, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज अगर आप वो लिंक काम नहीं करता है, क्योंकि टेलीग्राम में ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि वो लिंक काम नहीं करता है, तो उसके लिए आप सिंपली टेलीग्राम में जाके ओकुल जीएस यूपीएससी सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। डिस्कशन फोरम के नाम से ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई बात पूछनी है, ठीक है, कोई डाउट है वो कंटेंट से रिलेटेड, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।